हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से आपकी चल रही होगी। तो सोशल साइंस की इस क्लास में आज शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, विच इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, जन सुविधाएं। तो सीटेट के लिए ये क्लासेस हम कर रहे हैं और इसके अलावा ये बाकी के स्टेट टेट्स एग्जाम्स के लिए भी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। ये सभी जो नोट्स हैं आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और पॉलिटी की हमारी 2 क्लासेस रह गई हैं, यानी 2 चैप्टर रह गए हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो अगर पॉलिटी की सभी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासेस देख लें, उसके बाद हिस्ट्री हम कवर करेंगे। हिस्ट्री में तो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे, उसको अच्छे से और समझने की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि हिस्ट्री में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके बाद हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो एग्ज़ाम तक वो कवर हो जाएगा टाइम से ही। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हियर इज समथिंग अबाउट मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा बेस्ड है पब्लिक फैसिलिटीज़ पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आखिर होती क्या है। तो हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसा कि इसमें पब्लिक नाम दिया हुआ है, पब्लिक यानी जनता, तो ये फैसिलिटीज़ बेसिकली जनता के लिए होती हैं, यानी नॉर्मल सभी लोगों के लिए होती हैं। तो बाकी एक तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है। तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है पब्लिक फैसिलिटीज़ को, इसीलिए भी इनको पब्लिक कहा जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज़। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ये फैसिलिटीज़ होती हैं ये सभी जनता के द्वारा इक्वली इस्तेमाल की जाती हैं, एक तरह से इंजॉय की जाती है, इसीलिए भी इनको पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है। तो इनके बारे में भी आगे और जानेंगे। अब इसमें अगर बात करें गवर्नमेंट की भूमिका की, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट का रोल होता है इसमें, तो गवर्नमेंट का रोल ये रहता है कि गवर्नमेंट को इक्वली इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना होता है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, गरीब हो, अमीर इलाका हो, कोई भी हो। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि गवर्नमेंट को ये सभी फैसिलिटीज़ सभी तक पहुंचानी होती हैं, क्योंकि क्या है, ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की, इनके बिना लोग नहीं रह सकते। बेसिक नीड्स कैसे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में, आखिर आता क्या क्या है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी हो गई, जैसे कि वाटर फैसिलिटी हो गई, या फिर फूड फैसिलिटी हो गई, या फिर और कोई सुविधा की चीज़ होगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है क्या है, पब्लिक फैसिलिटी में आती हैं और जिनको कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और जनता के द्वारा ये इक्वली इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब इस चैप्टर में हम एक तरह से चेन्नई सिटी का एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो जनता इस्तेमाल करती है और कितनी इक्वालिटीज़ है इसमें, मतलब क्या सभी लोगों को ये फैसिलिटीज़ इक्वली मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो बेसिकली इसमें हम वैसे पानी की और सैनिटेशन की बात करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो ये 2 लोग हैं, अमू और कुमार, एक बस में चेन्नई से यात्रा कर रहे हैं और जैसे ही वे शहर का चक्कर लगाते हैं वे चेन्नई के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध पानी की सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 3-4 जगह पर ये निरीक्षण करते हैं, एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चेन्नई में, किसको कितना पानी मिलता है, किसी को मतलब पूरी मात्रा मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, जितनी उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बात करें पानी और चेन्नई के लोगों की, तो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पर हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनके पास मतलब पैसा है काफ़ी और अच्छे से अपना वो गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनके पास तो फैसिलिटी ऐसी है कि पानी उनके नलों में 24 घंटे रहता है। इसके अलावा अगर कोई पानी की शॉर्टेज होती भी है, कोई दिक्कत होती भी है, तो उनकी जान पहचान होती है जल विभाग में, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, पानी का टैंकर मंगवा लेते हैं तुरंत। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई, एक जगह ऐसी हो गई कि यहाँ पर क्या है 24 आवर्स पानी उपलब्ध है। ये हम चेन्नई शहर की बात कर रहे हैं। ये तमिलनाडु का एक साउथ में मतलब ये साउथ इंडिया का एक सिटी है चेन्नई, जहाँ पर की बारिश भी कम होती है, तो इसी वजह से वहाँ पर पानी की शॉर्टेज भी रहती है। देखो जिन इलाकों में बारिश होती है वहाँ के जो विलेजेस हैं वहाँ पर तो ग्राउंड वाटर फिल हो जाता है, फिर से जैसे ही बारिश होती है तो ज़मीन के अंदर पानी चला गया, तो वो रिफिल हो गया पानी। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं होती तो वहाँ से तो पानी निकालते रहेंगे, जो भी वहाँ पर उपलब्ध पानी होगा, अगर वहाँ पर वापस नहीं डालेंगे तो वहाँ पर एक ना एक दिन तो पानी खत्म हो जाएगा ना। तो साउथ इंडिया की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सिचुएशन कुछ इसी तरह की रहती है। वहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, तो वहाँ से क्या होता है, पानी जो है वहाँ पर अक्सर पानी की किल्लत ही उनको लोगों को फेस करनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल हमने ऐसा ले लिया कि जहाँ पर पानी हमेशा अवेलेबल है 24 आवर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम सिटी की बात कर रहे हैं चेन्नई की, तो यहाँ पर दूसरे इलाकों में क्या सिचुएशन है, शहर के दूसरे इलाकों में
कि वहाँ पर नगर पालिका से क्या होता है, 2 बार पानी की सप्लाई होती है। अब 2 बार पानी की सप्लाई होती है, अब नगर पालिका से क्या होता है, एक तरह से पानी की मात्रा डिसाइड रहती है कि इतने लीटर पानी जो है वो सबको मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इतने लीटर पानी की सप्लाई हो जाती है। और बाकी कुछ लोग बोरवेल कराए रखते हैं, वो जो ज़मीन से पानी निकलता है उसके थ्रू कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन वो बोरवेल का पानी क्या होता है, खारा होता है, वो मीठा पानी नहीं होता है, मतलब पीने लायक नहीं होता। लेकिन घर के ज़रूरी बाकी जो काम होते हैं उससे वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी पैसों से खरीद लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ज़रूरत पूरी हो जाती है। वैसे तो पानी की कमी रहती ही है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है लोगों को पानी की कमी को पूरा करने के लिए। इसके अलावा ये जो पानी मिलता है ये 2 दिन में एक बार मिलता है। और कुछ लोगों ने क्या करा हुआ है, वाटर प्यूरीफायर भी लगाए हुए हैं। जैसे कि कुछ लोग जिनके पास पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो वाटर प्यूरीफायर लगाए रखते हैं, तो उससे पानी शुद्ध हो जाता है, पीने लायक मिल जाता है। यानी कि जिसके पास पैसा है वो तो इंतजाम किसी ना किसी तरह कर लेता है। एक और जगह है चेन्नई में ही, मणिपक्कम, जहाँ पर कि क्या होता है कि लोगों को कितने दिनों में पानी मिलता है, 4 दिनों में एक बार पानी मिलता है। जिसकी वजह से जैसे कोई कुछ लोग जॉब करने वाले हैं तो वो अपने फैमिली को अपने साथ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। अब जो एक पर्सन है वो तो किसी तरह गुजारा कर सकता है, वो 1 बोतल पानी की कई दिन चला सकता है, लेकिन पूरा परिवार के लिए तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो इस वजह से वो अपनी फैमिली को भी नहीं चेन्नई ला पा रहा है। तो 3 तरह की सिचुएशन हमने देख ली। अब एक और सिचुएशन है जो कि है पद्मा की। पद्मा एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कि सैदापेट में काम करती है और एक झुग्गी वाली बस्ती में रहती है। तो उसकी झुग्गी का किराया भी 650 रुपये है। इसके अलावा उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पीने के पानी के अन्य स्रोत हैं। मतलब पानी का पीने का क्या, वैसे भी स्रोत नहीं है इस्तेमाल के लिए भी। और 30 झुग्गियों के लिए क्या होता है, एक ही नल में पानी आता है, वो भी 20 मिनट के लिए। जैसे होती है ना सप्लाई पानी की, कि वो टाइमिंग डिसाइड रहता है कि इतने टाइम में पानी मिलेगा। तो ये जो बोरवेल से पानी आता है 20 मिनट के लिए, इसमें 3 बाल्टी भरने का चांस रहता है सभी को। अब उस 3 बाल्टी में उनको सारे काम करने पड़ते हैं, जो कि उनका नहाने धोने और पीने के लिए सभी में इस्तेमाल होता है। और गर्मियों में इतनी कमी हो जाती है पानी की कि कई परिवारों को तो पानी ही नहीं मिल पाता। कभी कभी तो टैंकरों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन है, जो कि 4 तरह की सिचुएशन मैंने बताई। अब इसमें ये समस्या ये आती है कि जो गरीब है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो जो पैसे वाला इंसान है वो तो कहीं से भी अरेंज कर लेगा, वो वाटर प्यूरीफाई लगा लेगा, क्योंकि अगर पानी पीने लायक नहीं होगा तो वो प्यूरीफाई करके इस्तेमाल कर लेगा पानी को। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है, गरीब जनता, जिसके पास पैसा नहीं है। देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन रहती है, जब पानी आता भी है तो कुछ इस तरह की भीड़ लग जाती है और इस तरह से बर्तनों में ये पानी लेकर के जाते हैं लोग। बात कर लेते हैं जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में पानी। अब क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं उसको हम क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ कहते हैं। जो भी चीज़ें, वो चाहे खाना हो, वो चाहे हमारा पानी हो, चाहे वो बेसिक नीड्स हो जैसे कि एजुकेशन हो, तो ये सभी क्या होती है, ये जीवन जीने के अधिकार में हमारे शामिल हैं। तो इसी के तौर पर अगर हम देखें, तो अगर हम पानी को देखें और अपने आप को देखें तो हमारा और पानी का क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन तो काफ़ी गहरा है। जैसे कि पानी सिर्फ हमें पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें बाकी ज़रूरतों के लिए भी चाहिए। देखो अगर हम पानी पिएंगे तो वैसे तो पानी की ज़रूरत हमें हमारी बॉडी को होती है। इसके अलावा अगर हमें खाना बनाना है तो उसके लिए पानी चाहिए, हमें बर्तन धुलने हैं तो उसके लिए पानी चाहिए, हमें कपड़े धोने हैं तो उसके लिए पानी चाहिए, साफ़ सफाई करनी है उसके लिए पानी चाहिए। कोई भी ऐसी हमारी डेली कह सकते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमारे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पानी जो है हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे कि जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर गुड हेल्थ। अगर पानी अवेलेबल है और वो अगर गंदा है, साफ़ नहीं है, तो भी वो हानिकारक है, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम उसे पीने में इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेज। अब देखो कहीं पर आपने देखा होगा कुछ गाँव में ऐसा होता है कि पीने के लायक पानी होता नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वो पानी अशुद्ध आता है, वो चाहे आप नल से ले लो या फिर कहीं से भी ले लो, तो पानी पीने लायक नहीं होता है। तो वो उस पानी को अगर कोई पीता है तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जल जनित बीमारियों की हमने बात करी थी और यहाँ पर भी दी हुई है, जैसे कि भारत में डायरिया, पेचिस, हैजा, इस तरह की बीमारियां जो हैं इनके मामले सबसे अधिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इन इंडिया ओवर 1600 डेथ टुक प्लेस एवरी डे बिकॉज पीपल डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो इसी की वजह से सिर्फ डेली की कितनी डेथ हो रही हैं, 1600 डेथ सिर्फ इस वजह से हो रही हैं क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। अब देखो किस चीज़ का हनन हो रहा है, हमारे राइट टू लाइफ, जो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि राइट टू वाटर, राइट टू फूड, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी है राइट टू लाइफ के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमें डेली चाहिए। उनके बिना हमारा
जीवन चल ही नहीं सकता। उसी को हम कहते हैं क्या, वो सभी हमारी इंक्लूड है किसमें, जीवन जीने के अधिकार में। आर्टिकल 21 बात करता है जीवन जीने के अधिकार की। तो एक तरह से हम कहेंगे मौलिक अधिकार है हमारा पानी, जो कि साफ भी हो, सुरक्षित भी हो। तो पानी जो है एक तरह से मौलिक अधिकार ही है हम सबका। अब देखो, हर व्यक्ति का ये अधिकार है, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उस कीमत पर प्राप्त कर सकता है जो वह वहन कर सकता है। अब वो चाहे, अगर वो गरीब भी है ना, तो उसको इस कीमत पर पानी मिलना चाहिए कि वो मतलब उसको अफोर्ड कर पाए। ऐसा ना हो वो इतना महंगा हो कि वो उसके इनकम से ज़्यादा ही हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल की हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि जिस तक सबकी पहुंच हो। ऐसा ना हो कि जो अमीर है सिर्फ वही उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। सार्वभौमिक पहुंच मतलब सबकी पहुंच हो। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने ये माना कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यानी कि मौलिक अधिकार कौन सा है हमारा, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही ये आता है कि सुरक्षित पेयजल का जो अधिकार है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब जैसे किसी किसी इलाके में आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज लगी होती हैं। फैक्ट्रीज क्या करती हैं, वो ग्राउंड वाटर में क्या करती है, वो नीचे जमीन में पाइप छोड़ देती हैं। अपना जो केमिकल वाला वो होता है ना, वो क्या होता है, गवर्नमेंट को उनको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स से बचने के लिए वो कंपनियां चालाकी करती हैं। चालाकी क्या करती हैं, तो पाइप को क्या करती है, नीचे जमीन के अंदर, वो जमीन के अंदर ही अंदर वो क्या करती हैं, उस पानी को छोड़ देती हैं। तो वो जो केमिकल वाला पानी है वो नीचे जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है, पीने लायक हमारा पानी, उसको वो खराब करती हैं। तो कुछ लोग इतने लालची होते हैं पैसों के लिए कि वो पूरे एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। तो मैंने इस तरह की घटना सुनी थी, हमारे यहाँ पर तो नहीं है लेकिन कहीं और सुनी थी मैंने। तो वहाँ पर क्या है कि वो इसी तरह का काम करते हैं, केमिकल उनकी फैक्ट्री से रिलीज होते हैं। तो वो टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टैक्स उसका देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उससे टैक्स से बचने के लिए वो पाइपों को ग्राउंड वाटर में छोड़ देते हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया के साथ ही एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो वो पीने लायक पानी रहेगा नहीं। तो कहीं कहीं कलरफुल पानी आपने देखा होगा, कलरफुल पानी आता है, या तो फिर उसका टेस्ट कड़वा होता है पानी का। तो अगर टेस्ट कुछ अलग आता है ना पानी का, तो वो शुद्ध पानी नहीं है, वो आपको पीना नहीं चाहिए, या तो फिर वो शुद्ध करके या उबाल करके पीना चाहिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको कंप्लेन भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक मौलिक अधिकार है और आपको उसकी कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगी, उसकी सुविधा कोई ना कोई गवर्नमेंट करेगी। जैसा कि एक एग्जांपल है महबूबनगर जिले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जो कि मैंने आपको बताई है अभी। तो कंप्लेन ये थी कि एक फार्मर ने, किसान ने ये कंप्लेन की कि ये कपड़ा बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है, जो विषैले रसायन है वो पानी में छोड़ रही है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो दूषित हो रहा है और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है सही से। तो इस पर क्या हुआ, इसके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके बाद रिजल्ट कि जज ने फैसला सुनाया, जो महबूबनगर है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसको ये आदेश दिया कि ये जो कलेक्टर का काम होगा यहाँ पर पानी की उपलब्धता कराना होगा। यानी कि कितना लीटर पानी उपलब्ध कराएंगे, ये 25 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को रोज यहाँ पर इन लोगों को उपलब्ध कराना होगा। तो जिला कलेक्टर को ये ड्यूटी दी। तो क्योंकि देखो गवर्नमेंट का फेलियर था ये इसमें एक तरह से, क्योंकि वो उस कंपनी पर रोक नहीं लगा सकती है, तो लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चाहे वो वजह कोई भी हो। तो गवर्नमेंट की इसमें जिम्मेदारी बनती है। तो पानी का अधिकार सभी को व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, शारीरिक रूप से सुलभ और किफायती पानी का अधिकार देता है। ये कहा था संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि पानी अवेलेबल करा दिया, लेकिन पानी वो साफ भी तो होना चाहिए, स्वच्छ भी तो होना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें होनी चाहिए। सफिशिएंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फिजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम कई किलोमीटर दूर पानी प्रोवाइड करा रहे हो, कई किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि वो उनकी ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए, पैसा अगर वो पे करें उसके लिए तो इतना होना चाहिए कि हर कोई उसको बेयर कर पाए, गरीब जनता भी उसको अफोर्ड कर पाए। तो सारी कंडीशंस इसमें होनी चाहिए। तो ये जो हमने अभी महबूबनगर जिला देखा, ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है। देखो जो अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने जूम कर दिया है यहाँ पर, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट जो है महबूबनगर यहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश का ये मैप है। तो कुछ इस तरह से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो अब देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ को हम और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो पानी तो एक एग्जाम्पल है, पानी के जैसी ही और भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो कि जनता को चाहिए होती हैं, सभी को चाहिए होती है। तो इसमें देखो हमारी कुछ इंक्लूड हैं क्या, स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, स्वच्छता, सैनिटेशन, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स और कॉलेजेस। तो ये सभी क्या हैं, एक तरह से हमारी क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो हमें पानी के अलावा भी चाहिए होती हैं।
और अगर बात करें इसे सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में क्यों जाना जाता है? देखो, सार्वजनिक सुविधाएं इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक पब्लिक फैसिलिटी, जैसा कि नाम से समझ पा रहे हैं आप, गवर्नमेंट तो इसको प्रोवाइड करती ही है, एक तो इसलिए हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, दूसरा ये बहुत सारे लोगों के द्वारा इंजॉय की जाती हैं एक टाइम पर। जैसे कि एक सार्वजनिक सुविधा की विशेषता यह है कि एक बार इसे प्रदान करने के बाद इसके लाभों को कई लोग साझा कर सकते हैं, मीन्स जो काफ़ी सारे लोग हैं इसका एक साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? स्कूल, बिजली की आपूर्ति, या फिर हम कोई और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे कि मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं बनेगा ना, तो हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो उसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वैसे स्कूल की बात है, स्कूल में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बच्चे को पढ़ाने टीचर जाएगा बारी बारी से, तो उसमें स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। बिजली की आपूर्ति भी गवर्नमेंट अगर बिजली की आपूर्ति करती है तो वो सभी को मिलेगी, सभी को प्रोवाइड कराएगी। तो कहने का मतलब ये है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का जो है फ़ायदा वो आम जनता तक क्या होता है, सभी तक पहुँच होती है इसकी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करते हैं तो ये गोल नंबर 6 है, जो कि है क्लीन वाटर एज सैनिटेशन। ये एक तरह से गोल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है इनको, कि ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए, और इसके लिए ईयर्स भी डिसाइड होता है। तो जल और स्वच्छता, यानी कि एक तो सबको क्लीन वाटर मिले, स्वच्छ पानी मिले, और सब तक स्वच्छता की पहुँच हो। तो एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दिया हुआ है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है, मतलब कि सब तक पहुंच नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये हम कह सकते हैं कि ये रूरल एरियाज़ में हो सकता है, तो ऐसी जगह पर हो सकता है जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आएगा, या फिर जहाँ तक वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं, ये सभी जो फैसिलिटीज़ अभी हमने देखी, ये सभी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सभी को मिलनी चाहिए इक्वली। ऐसा ना हो कि जैसे ये 44% लोगों को बिजली की सुविधा मिल रही है, बाकी को नहीं मिल रही है, तो बाकी को क्यों नहीं मिल रही है, उन तक भी पहुँचने की के इंतज़ाम करने चाहिए। अब देख लेते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें सरकार की भूमिका क्या है। क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं हमने ये जाना कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, इसके अलावा ये सभी जनता के द्वारा इसके जो फ़ायदा है वो लिया जाता है। तो इनके बारे में हम जान चुके हैं, सार्वजनिक सुविधाएं होती क्या हैं और किस तरह से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होती है। वैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है इंपॉर्टेंस ये होती है, देखो मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है, किसी चीज़ को प्रोवाइड करा दी है, मानो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब उसमें कोई गरीब जनता नहीं जा सकती, उसके पास पैसा नहीं है, वो जाएगी भी तो वो उसको कर्ज लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हर किसी को कर्ज मिल जाता है, कर्ज हर किसी को नहीं मिल सकता है, तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर उसको क्रिटिकल कोई ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी कोई गंभीर समस्या हो गई है जिसके लिए उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो वो खर्च नहीं कर पाएगा। ऐसे में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराए हैं, तो गवर्नमेंट मुफ्त इलाज प्रदान करती है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो जिनकी पहुंच प्राइवेट फैसिलिटीज़ तक नहीं होती है, तो वो पब्लिक फैसिलिटीज़ का आनंद लेते हैं। अब क्योंकि ये पब्लिक फैसिलिटीज़, इनका फ़ायदा हर कोई उठा सकता है, हर जनता, सभी जनता इसको इस्तेमाल कर सकती है, तो लोगों को इन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी, किसी को लेनी चाहिए। समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। तो अब किसी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब ये कोई कौन है, वो जो समवन की हम बात कर रहे हैं, किसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो कौन है, तो ये है गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट है जो कि इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी लेती है। अब क्योंकि ये कोई पर्सन तो ले नहीं सकता इस जिम्मेदारी को, कोई एक इंसान तो अपने, अब अगर पर्सन के तौर पर हम बात करें, हर कोई अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा। हर कोई अगर सड़क बनवाएगा तो हर कोई अपने घर के सामने ही सड़क बनवा लेगा। जो सड़क बनने वाली है, मेन जो रास्ता है उस पर, उसको कौन बनवाएगा, तो हर कोई अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा। तो ये गवर्नमेंट है जो कि सबके बारे में सोचेगी और सबको इक्वली ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएगी। तो समझ लेते हैं कि सिर्फ सरकार को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए। अब देखो, गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निजी कंपनियां लेती हैं, तो निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनीज जब इस काम को करेंगी तो वो काम करेंगी लाभ के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए। क्योंकि अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम क्यों करेंगी, और जाहिर सी बात है अगर उनको प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए वो प्राइस बढ़ाएंगी उस चीज़ का, जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंपैरिजन करके देखो। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो उसमें आपको काफ़ी खर्च लगता है, लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मजबूरी बन जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना। वैसे ही सभी फैसिलिटीज़ पर बात लागू होती है कि अगर गवर्नमेंट उस काम को नहीं कर रही है तो प्राइवेट कंपनी करेगी।
और प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, लाभ के लिए काम करेगी, जो कि जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, जनता को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो अधिकांश सार्वजनिक सुविधाओं में बहुत कम या कोई लाभ नहीं होता। जो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें या तो कम लाभ होता है या तो फिर लाभ होता ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करती है, गवर्नमेंट इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है बजाय प्राइवेट कंपनीज़ के। तो इसमें कई सारी चीज़ें शामिल है, जैसे कि नाली को साफ रखने की बात करें तो इसमें लाभ तो होगा नहीं, और या तो होगा तो थोड़ा बहुत होगा। मलेरिया रोधी अभियान अगर चलाना है, एंटी मलेरिया कैंपेन अगर चलाना है कि भाई मलेरिया को जड़ से ख़त्म करना है, उसका कोई कैंपेन चलाना है, तो इस कैंपेन को गवर्नमेंट ही चला सकती है, प्राइवेट कंपनियां नहीं चलाएंगी, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। एक निजी कंपनी शायद इस तरह के काम करने में दिलचस्पी भी नहीं लेगी। एक तो बात होती है प्रॉफिट की, दूसरी बात होती है दिलचस्पी की। देखो दिलचस्पी तो अपने आप ही नहीं होगी जब उसको इनकम नहीं होगी, इनकम जब अच्छे से होगी तभी तो कोई कंपनी दिलचस्पी लेगी इस चीज़ में। तो ये सभी सिचुएशन अगर हम देखें तो ऐसे मामलों में अगर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अगर ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं जनता को, तो ये उस कीमत पर प्रदान करेगी जो केवल कुछ लोगों के लिए वहन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि ये कुछ ही लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगी, यानी कि कुछ लोग ही इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, सभी लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। और फ़ायदा भी कौन उठा पाएंगे, जिनके पास पैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो गरीब है वो फिर से इनइक्वालिटी का सामना करेगा। तो इसलिए यह सुविधा सभी के लिए किफ़ायती दर पर उपलब्ध नहीं होती है। जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जिससे कि इसकी सार्वजनिक पहुंच हो, यूनिवर्सल एक्सेस हो, यानी कि हर किसी तक पहुंच हो, और वो भी कम या फिर अफोर्डेबल प्राइस में पहुंच हो। तो सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की इसी वजह से होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सुविधाएं लोगों की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी हैं। एक तो देखो सरकार इसको कम खर्च में प्रोवाइड करा सकती है, दूसरा क्या है कि ये लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी है, इसलिए भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने ही चुना है, तो उस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है जनता के लिए काम करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का, जो कि पब्लिक फैसिलिटी ही है। तो ये है मुंबई की उपनगरीय रेलवे, एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है, यानी कि सबसे व्यस्त रहता है यह रेलवे हर रोज़ 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। तो मुंबई क्योंकि काफ़ी आबादी वाला शहर है, काफ़ी सारे रोजगार के वहाँ पर कह सकते हैं हम साधन उपलब्ध हैं, तो इसलिए दूर दूर से भी लोग यहाँ पर सफ़र करने आते हैं, और जाते भी हैं आते भी हैं। तो इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। तो मतलब जो कम कमाने वाले लोग हैं वो शहरों में नहीं रह पाते, क्योंकि शहर में क्या है ज़्यादा खर्च लगता है, और गाँव की जो लाइफ होती है कम खर्चीली होती है उस हिसाब से। एक चीज़ और देख लेते हैं कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, और ये एक तरह से मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं फैसिलिटीज़ नहीं है, और उस तरह से मतलब वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जिस तरह से होनी चाहिए। बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, और बहुत सारी और परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से क्या हम ये कहेंगे कि स्कूली शिक्षा में असमानता रहती है। असमानता क्यों है? देखो जो गरीब का बच्चा है वो तो गवर्नमेंट में ही पढ़ पाएगा। अब गवर्नमेंट में तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है तो वो पढ़ाता है जिसके पास पैसा होता है। तो गरीब के बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, जिसमें कि ना तो एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी है और ना ही अदर फैसिलिटीज़ हैं। तो गरीब का बच्चा फिर अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकेगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा रोजगार। लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, उसको रोजगार के काबिल बनाया जाएगा, पढ़ लिख करके वो अच्छी जॉब करेगा और पैसा कमा सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। तो इस तरह से गरीब का बच्चा क्या होगा, गरीब रह जाएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं असमानता है स्कूली शिक्षा में भारत में काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बसेस आपने देखी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बसेस चलाई जाती हैं। दूसरा मेट्रो चलाई जाती है। तो ये सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अब देखो हम बात तो करते हैं कि गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी चाहिए, ये वाली पब्लिक फैसिलिटी देनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, और हॉस्पिटल्स, जैसे कि मान लो हम हॉस्पिटल की बात करें, मान लो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया
अब उसका जो कंस्ट्रक्शन रहा उसका खर्चा रहा, उसमें डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, डॉक्टर्स को भी अच्छी खासी जो सैलरी है वो देनी होती है, दवाइयों का खर्चा है और जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी खर्चा जो है वो कहाँ से आता है? तो ये तो मैंने हॉस्पिटल की बात करी है। वैसे ही बाकी इंस्टीट्यूशन की भी बात करें, जैसे स्कूल ले लें हम या फिर ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, तो सभी के लिए देखो एक्सपेंसेस तो लगेंगे, खर्चा तो लगेगा किसी ना किसी चीज़ में। तो ये खर्चा कहाँ से आता है? आपने हर साल एक चीज़ सुनी होगी क्या? बजट, कि सरकार ने ये बजट जो है लाया है और सरकार ने इस चीज़ के लिए इतना पैसा रखा है, इस चीज़ के लिए इतना पैसा रखा है। तो उस बजट में बेसिकली होता क्या है? बजट में सरकार के व्यय और राजस्व का अनुमान होता है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो इनकम है वो कहाँ से गवर्नमेंट की आ रही है, कितनी इनकम आ रही है, और जो गवर्नमेंट का जो व्यय है यानी खर्चा जो गवर्नमेंट करेगी वो किस पर कितना करेगी, वो पहले ही ईयर के स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है और उस चीज़ के लिए उतना पैसा क्या होता है, रख लिया जाता है। तो सरकार इन खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की घोषणा भी करती है कि मतलब हम इस चीज़ में इस तरह से खर्च करेंगे या फिर इसके लिए ऐसी योजनाएं चलाएंगे। तो तरह तरह की योजनाएं जो हैं वो सब चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सभी क्या है, हमारी एक तरह से पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए ही होता है जो गवर्नमेंट खर्च निर्धारित कर लेती है। तो राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है गवर्नमेंट का? राजस्व मतलब इनकम का सोर्स, जिससे इनकम आती है गवर्नमेंट को, जिससे वो आगे फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ में पैसा लगाती है। तो ये होता है जनता से वसूला हुआ कर, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। अब आप कहेंगे कि ये तो जनता के लिए अगर कोई फर्स्ट फैसिलिटी दी जा रही तो ये तो जनता से पैसे ले जा रहा है, फिर क्या फ़ायदा? देखो, टैक्स का फ़ायदा ये होता है, अब कोई इंसान तो ज़्यादा कमा रहा है कि वो उसको खर्च भी नहीं कर पा रहा है, और कोई इतना गरीब है कि उसके पास बेसिक ज़रूरतें भी नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह से इक्वलिटी लाने के लिए क्या होता है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो टैक्स पे कर सकते हैं, तो उनसे टैक्स ले लिया जाता है। इसके बदले क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है जो कि सबके लिए होती हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में देखो, रोड जो है हर कोई अपने लिए तो नहीं बना सकता। अब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीर इंसान भी होगा तो अपने लिए तो रोड नहीं बना सकता ना। पूरे देश में अगर मान लो उसे घूमना है तो पूरे देश में तो रोड नहीं बनवाएगा वो अपने लिए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि इंडिविजुअल व्यक्ति अपने लिए नहीं बनवा सकता, तो वो ऐसी फैसिलिटीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और उसका सोर्स भी क्या रहता है, जो जनता से वसूला हुआ कर होता है, टैक्स जो होता है, उसके थ्रू ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो जैसे कि कुछ जो टैक्सेस हैं वो सभी जनता से भी लिए जाते हैं। ये इनकम टैक्स भी हो सकता है। देखो, टैक्स के भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि टैक्स, ये इनकम टैक्स भी हो सकता है। इसके अलावा ये पानी की आपूर्ति पर कर हो सकता है, यानी कि जो पानी वो उपलब्ध करा रहे हैं उस पर टैक्स हो सकता है। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा टैक्स हो, थोड़ा सा हो सकता है, कुछ ही टैक्स हो, वो इतना टैक्स हो कि वो गरीब भी पे कर सके उसके लिए। वो कुछ टैक्स सरकार के द्वारा लेने का मतलब क्या है, इसमें पानी पर जो अगर टैक्स कोई लग रहा है तो वो उसका मतलब क्या है लेने का गवर्नमेंट का, वो इसलिए है क्योंकि जो पानी में जो मेंटेनेंस वगैरह है, देखो जो पाइपलाइन वगैरह के थ्रू आता है पानी, ऐसा तो है नहीं ना टैंकर आपके घर के बाहर ही लग जाता है और वहाँ से आप पानी लेते रहते हैं, या डायरेक्ट ग्राउंड वाटर लेते हैं आप। तो अगर गवर्नमेंट पानी प्रोवाइड कराती है पाइपलाइन के थ्रू, तो गवर्नमेंट को पूरा मेंटेनेंस उसका रखना पड़ता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पानी पर थोड़ा सा टैक्स लगा देती है, जिससे कि गरीब लोग उसे अफोर्ड भी कर सकें और गवर्नमेंट का भी मेंटेनेंस का काम चलता रहे, खर्चा चलता रहे। तो उससे दोनों का लाभ हो जाता है, गवर्नमेंट का भी काम चल जाता है मेंटेनेंस का, गवर्नमेंट का भी ये भी नहीं है कि पूरा कोटा ही खाली हो गया उसका इन्हीं सभी कामों में। तो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत पैसा जनता के थ्रू आता रहता है और वो मेंटेनेंस में लगता रहता है। इसके अलावा लोगों को भी फायदा होता है उसका, कि लोगों को भी कम कीमत पर वो पब्लिक फैसिलिटीज़ मिल जाती है। वैसे ही हर चीज़ में होता है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उसमें भी आपका देखो जो दवाइयाँ हैं उसका आपको कभी कभी कम खर्चा करना पड़ता है या फिर कम बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो जिन चीज़ में गवर्नमेंट पैसा ले सकती है तो उसमें थोड़ा कम पैसा लेती है। प्राइवेट की फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ में कम खर्च करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर दिया हुआ है पूरा जो बजट का ब्यौरा दिया हुआ है कि जो राजस्व का रुपया है, यानी कि जो इनकम है वो कहाँ से आती है गवर्नमेंट को, और मतलब सोर्सेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सीमा शुल्क, जैसे कि जो बाहर से कोई उत्पाद अगर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, इम्पोर्ट सुना होगा आपने, जो बाहर विदेशों से जो माल आ रहा है उस पर टैक्स लगता है, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। सर्विस टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर सिनेमा जाते हैं तो उस पर मनोरंजन पर कर होता है, तो इस तरह के सर्विस टैक्सेस होते हैं। कुछ आपने देखा होगा, जो आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, उससे कुछ इनकम आती है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, कई तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि पानी पर कर। इन सभी से क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है कि कितना पैसा हमें किस चीज़ पर खर्च करना है। तो उसके लिए इन्होंने ऐसे डिसाइड किया हुआ है अलग अलग
कि योजनाओं में हम इतना खर्च करना है, डिफेंस यानी रक्षा जैसे जो हमारे सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं दूसरे देशों से मिली हुई, जहाँ पर विवाद रहता है वहाँ पर हमको सिपाही तैनात करने होते हैं, तो वो डिफेंस वगैरह पर भी खर्चा होता है। तो कुछ लोगों को आर्थिक सहायता देनी होती है और बाकी के खर्चे होते हैं, कुछ पेंशन का खर्चा होता है। तो बहुत सारे खर्चे हैं जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड कर लेती है ईयर के स्टार्टिंग में, और इस हिसाब से क्या करती है, खर्चा करती है पैसे का। तो एक तरह से जनता का ही पैसा होता है और जनता में ही वो बढ़ जाता है। तो बात करें अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ की, देखो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट से हम उम्मीद भी तो बहुत करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है प्रोवाइड कराने की, लेकिन रियलिटी में ये ऐसी सुविधाओं की काफ़ी कमी है। अगर देखो स्कूल की ही बात कर लें तो गवर्नमेंट स्कूल्स या तो कम अवेलेबल हैं, या तो फिर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि बच्चे पढ़ करके कुछ रोजगार के काबिल बने। तो इसलिए जो माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ काबिल बनाएं, कुछ रोजगार के काबिल बनाएं, तो वो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूल का खर्चा फिर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो गरीबों की मजबूरी होती है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजना, तो आगे जाकर फिर वो बच्चे रोजगार के काबिल नहीं रह पाते हैं। तो रियलिटी वही है कि गवर्नमेंट ये सुविधाएं प्रोवाइड कराती भी है, कभी कभी तो वो यूजलेस होती हैं, तो कभी कभी किसी की पहुंच पे वो होती ही नहीं है। तो ऐसे पानी का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ की हमने बात करी तो कहीं कहीं पर चेन्नई का हमने एग्जाम्पल देखा था कि चेन्नई में कहीं कहीं तो पानी कम मिल रहा था, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा था, वो वेस्टेज भी कर रहा था और कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे उसको। तो एक तरह से कमी भी है, कहीं कहीं पर कमी भी थी पानी की। और नगर निगम की आपूर्ति शहर के लोगों की लगभग आधी ज़रूरतों को ही पूरा करती है, यानी कि जो लोग हैं जिनको उनको जितना पानी चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता। और ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक नियमित रूप से पानी मिलता है। एक जगह हमने देखा था कि उनको 24 घंटे पानी उनका उपलब्ध है, और कमी भी होती है तो उनको टैंकर तुरंत उपलब्ध करा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है वो तो किसी ना किसी ज़रिए से उस चीज़ को क्या कर लेता है, अफोर्ड कर लेता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कम अभाव में रह जाता है। तो किसे क्या मिलता है, बात वही आती है। देखो हर चीज़ में होता है, गरीब ही पिसता है। जो फैसिलिटीज़ हैं गरीब के हाथ ही नहीं आएंगी, जो भी फैसिलिटी होंगी। तो पानी की आपूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जो है वो तो देखो बोरवेल खुदवा लेते हैं, या फिर टैंकरों से पानी खरीद लेते हैं, पीने के लिए बोतल बंद पानी भी वो ले सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो अपनी इस कमी को दूर कर लेते हैं मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास लोग। लेकिन जो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो उसको इस कमी का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखो अब यहाँ पर एक सीन देखो, यहाँ का किसी ग्रामीण इलाके का सीन है ये। तो ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशी जानवर होते हैं, दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। देखो शहरों में तो सिर्फ इंसान को अपने लिए पानी चाहिए, लेकिन गाँव में तो जानवरों के लिए भी चाहिए। जानवर क्या है, ज़्यादा पानी पीते हैं, गाय भैंस आपने देखे होंगे, तो ज़्यादा पानी चाहिए उनको, कई बाल्टी चाहिए। और यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब, कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है, यानी प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति को और भी ज़्यादा अभाव है। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो गाँवों में बहुत कम उपलब्ध हैं शहरों की अपेक्षा। शहरों में तो फिर भी फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, लेकिन गाँव में नहीं मिल पाता है। और ज़्यादातर ये पानी की कमी देखी जाती है साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर बारिश वाले जो इलाके हैं वो कम हैं। जहाँ पर बारिश कम होगी ना, उनको ज़्यादातर पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर भी रिफिल नहीं हो पाता है। और ये नॉर्थ इंडिया में तो कंडीशन फिर भी सही है। राजस्थान वाला जो इलाका है वहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि पानी की बहुत कमी देखने को मिलती है। और कुछ साउथ इंडिया वाला जो इलाका है वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है कि ग्राउंड वाटर रिफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बारिश नहीं पड़ती है। और जो ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल है, अब जब वो रिफिल नहीं होगा तो एक समय ऐसा आता है कि वो ख़त्म ही हो जाता है, या तो फिर बहुत नीचे पहुंच जाता है, जो कि पहुंच तक नहीं होता है। तो अगर देखो बात करें ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं इनकी अवेलेबिलिटी की, और अवेलेबिलिटी बेसिकली हम पानी की बात करेंगे इसमें। जैसे कि चेन्नई में जो पानी की आपूर्ति हो रही थी, तो उसमें अगर बात करें कि क्या पानी सबको मिल रहा है, तो रियलिटी तो कुछ हो रही है। अवेलेबिलिटी तो गवर्नमेंट जहाँ तक हो सकता है वो तक करा रही है, लेकिन जो एक्सेस है लोगों का सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक का, वो तो बहुत ही कम लोगों की पहुँच है। तो देखो बोतल बंद पानी और वाटर प्यूरीफायर के बढ़ते बाजार की बदौलत अमीरों के पास तो ज़्यादा विकल्प हैं। वो बोतल बंद पानी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बोतल जो पानी की होती है वो महंगी आती है। इसके अलावा वाटर प्यूरीफायर जो है वो खरीदना होगा तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। जबकि गरीबों को फिर से छोड़ दिया गया है, यानी कि जो वेयर एज द पुअर आर
अगेन लेफ्ट आउट। जो गरीब है वो हर जगह पिसता है। अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो कोई भी फैसिलिटी क्या कर नहीं सकता, अपने लिए अरेंज नहीं कर सकता कुछ भी। तो वास्तव में इसलिए ऐसा लगता है कि केवल पैसे वाले लोगों को ही पानी का अधिकार है। पानी का ही क्यों, सभी चीज़ के अधिकार की इसमें बात हम कर सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब जो है वो पिसता है हर जगह पर। तो पानी का अधिकार जो कि राइट टू लाइफ है, होना चाहिए सबके लिए, लेकिन वो अवेलेबल है सिर्फ अमीर लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए। तो अगर बात करें इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्प की तलाश, अगर देखो अब बात करें कि अब ये सारी सिचुएशन है तो क्या इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। देखो चेन्नई तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, भारत में ऐसे बहुत से सिटीज़ हैं जिनमें गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो शहरों के लिए ये आम बात है और गाँवों में भी सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो साउथ इंडिया के सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो लाभ के लिए पानी बेचने वाली निजी कंपनियों के विस्तार से नगर निगम के पानी की कमी को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। तो कहने की बात यह है कि निजी कंपनियों के द्वारा इस पानी की कमी को दूर किया जा रहा है, क्योंकि समस्या जो है ये हर जगह देखने को मिल रही है और इस समस्या का ये समाधान किया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके थ्रू इस कमी को पूरा किया जा रहा है। तो शहरी जल आयोग द्वारा निर्धारित कुछ मानक हैं। क्या मानक है कि 135 लीटर जो है वो हर परिवार की ज़रूरत है, यानी कि कम से कम 7 बाल्टी जो है हर परिवार को मिलना चाहिए। ये मानक निर्धारित किया गया है अर्बन वाटर कमीशन के द्वारा, क्योंकि भाई जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं जैसे कि खाना बनाना, पीना, पानी पीना या फिर हमारे बाकी के काम, कपड़े धुलना, सभी के लिए क्या चाहिए, हमें 7 बाल्टी पानी कम से कम चाहिए। लेकिन उपलब्धता की बात करें तो ये उपलब्धता जो अमीर लोग हैं या तो फिर बात करें लग्जरी होटल्स हैं, उनको तो मिल रहा है 1600 लीटर पर डे, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको सिर्फ 20 लीटर पानी मिल रहा है, जो कि 1 बाल्टी के इक्वल है। तो सिर्फ 1 बाल्टी में आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि सारे काम कर लेंगे? 1 बाल्टी में तो कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे, तो 1 बाल्टी में तो सिर्फ बर्तन ही धुल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से जो गरीब लोग हैं उनको पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है जितना उनको मिलना चाहिए। तो नगर निगम के पानी की कमी को अक्सर सरकार की विफलता के संकेत के रूप में लिया जाता है निजी कंपनियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देने का कारण। तो देखो एक तरह से कहें हम, जो पानी की कमी है ये सरकार का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है। अब गवर्नमेंट जब फेल होती है तो क्या करती है, निजी कंपनियों को बेच देती है जो भी सेक्टर होता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट जब जिस काम को नहीं संभाल पाती वो निजी कंपनी को बेच देती है। फिर निजी कंपनियां क्या करती हैं, निजी कंपनियां उनसे लाभ कमाने लगती हैं। तो वो होता क्या है कि गरीबों की उस चीज़ तक पहुंच नहीं हो पाती है जब वो प्राइवेट कंपनीज को मिल जाता है। तो एक तरह से हम कहेंगे सरकार का फेलियर है। सरकार अगर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई तरसेगा नहीं, ये ज़रूरतों के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनकी सबकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट हर किसी को प्रोवाइड नहीं करा पाती है जो बेसिक ज़रूरतें हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है हमारा, क्या 11वां जो गोल है वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, संवहनीय शहर और समुदाय। और गोल नंबर 12 जो है वो है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। तो अगर बात करें तो क्या यही एकमात्र उपाय है कि पानी की आपूर्ति का निजीकरण करें, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को दे दें, हम हर चीज़ का ठेका प्राइवेट कंपनीज को देंगे? क्या यही एक विकल्प बचा है हमारे पास? तो देखो हम अपने देश की बात करें और दूसरे देशों की बात करें, दूसरे देशों में भी ऐसे विकल्प आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने इन कमी को क्या करा है, दूर करा है, एक अच्छा मॉडल तैयार किया है जिसके थ्रू उन्होंने क्या करा है, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा किया है और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो इसी में एक शहर शामिल है जो कि है पोर्टो एलेग्रे, इसका हम आगे देखेंगे। तो दुनिया भर में पानी की आपूर्ति सरकार का एक कार्य है, तो ये हर गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो हमारे देश की गवर्नमेंट हो या किसी और देश की गवर्नमेंट हो। तो निजी जल आपूर्ति के बहुत कम उदाहरण है, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज वाटर सप्लाई करती हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही इस काम को करती है। तो दुनिया में ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति ने सार्वभौमिक पहुंच हासिल की है। जो हमने यूनिवर्सल एक्सेस की बात करी थी ना, कि हर किसी तक पहुंच होनी चाहिए, ये पहुंच हासिल की है दुनिया में बहुत से ऐसी सिटीज़ ने। तो उसमें से एक सिटी है पोर्टो एलेग्रे। और निजी कंपनियों के हाथों में पानी की आपूर्ति का मतलब क्या है कि प्राइस में क्या होगा, वृद्धि होगी, राइज इन द प्राइस। अब आपने प्राइवेट कंपनीज को अगर कोई चीज़ दे दी है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो कीमत बढ़ाएगी। वैसे ही वाटर सप्लाई की बात है, वाटर सप्लाई अगर निजी कंपनियों को दे दी है तो वो तो कीमत बढ़ाएगी ही ना। तो इससे होता क्या है कि ये बहुत लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बन जाता है, उनकी पहुंच से दूर हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा प्राइस हो गया तो गरीब जनता उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब जनता तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाएगी तो जनता क्या करेगी, जनता तो विरोध करेगी। तो ऐसे ही
एक विरोध का ये कारण बना, कहाँ पर? बोलीविया में। बोलीविया में जब ये सिचुएशन आई तो बोलीविया में लोगों ने विरोध किया। तो भारत के भीतर सरकारी जल विभागों में सफलता के मामले हैं, जैसे मुंबई में जलापूर्ति विभाग, हैदराबाद सरकार और चेन्नई सरकार में प्रयास। तो मतलब भारत के भीतर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है इन चीज़ों में सफल हुआ है। तो ये कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे ये सिटी का नाम पूछ लिया जाए, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। चेन्नई में भी कोशिश की गई है इस चीज़ को दूर करने की। अब देखो पोर्टो एलेग्रे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस जो है इस पर क्या करी है, अपनी अच्छी पकड़ बनाई है, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाया है, सभी तक पानी पहुंचाया है अफोर्डेबल प्राइजेज में। तो जल विभाग द्वारा सुरक्षित जल तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए कुछ कदम इन्होंने उठाए हैं। क्या कि एक तो है, देखो, पानी की औसत कीमत कम रखी जाती है, मतलब कीमत कम रखी जाती है जो कि गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर पाएँ, यानी कि गरीब से मूल दर से आधा शुल्क लिया जाता है। गरीब जो हैं उनसे, मतलब जो इन्होंने रेट रखा है, मान लो 10 रुपये रखा है, 10 रुपये रखा है, तो गरीबों से कितने रुपये लिए जाते हैं? 5 रुपये लिए जाते हैं। तो विभाग जो भी लाभ कमाता है उसका उपयोग पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। अब देखो, ये जो 10 और 5 रुपये सबसे मिलेंगे, हर परिवार से मिलेंगे, इस पैसे को ये क्या करेंगे? इसके पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए करेंगे कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको, कि जिससे कि हर पर्सन तक पानी पहुँचे। तो जल विभाग का काम पारदर्शी है। पारदर्शी काम की बात होती है, जब ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि जनता को हर चीज़ का पता होता है, जनता के परमिशन के बिना कुछ काम वहाँ पर नहीं होता है। तो विभाग को कौन सी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, यह तय करने में लोगों की सीधी राय हो सकती है, सीधी मतलब भागीदारी होती है। तो इससे होता क्या है कि जनता को पता रहता है कि जल विभाग किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है। तो ये होता कैसे है? जनसभा यानी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और वोटिंग होती है, उसके थ्रू जनता क्या करती है, इसमें भागीदारी बनती है, जिससे कि जो जनता की प्रॉब्लम्स होती हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं और उन पर एक्शन लिया जाता है और उस कमी को दूर किया जाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है पोर्टो एलेग्रे ने, और इससे सीख लेनी चाहिए बाकी कंट्रीज़ को भी, बाकी शहर सिटीज़ को भी, जिससे कि इस तरह के मॉडल जो हैं वो भी अपना सकें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी लोकेशन। पोर्टो एलेग्रे कहाँ पर है? ये ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ पर आप देख पाएंगे लोकेशन इसकी, यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। देखो, जब पानी की बात आती है तो पानी से जुड़ा हुआ है हमारा क्या? स्वच्छता भी, सैनिटेशन, क्योंकि पानी एक तरह से उसमें भी ज़रूरत पड़ती है हमारे सैनिटेशन यानी स्वच्छता में। तो स्वच्छता जो है, देखो, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं में से एक है। एक पब्लिक फैसिलिटी की हमने बात कर ली, किसकी? पानी की। दूसरी पब्लिक फैसिलिटी क्या है? स्वच्छता है। एक पब्लिक फैसिलिटी हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी क्लास 7th में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, उसमें हमने हेल्थ फैसिलिटी की बात करी थी। तो कई सारी पब्लिक फैसिलिटी हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो हालांकि भारत में स्वच्छता कवरेज पानी से भी कम है, जो पानी का कवरेज है ना, पानी की फैसिलिटी जो है, पानी की जो सप्लाई है, उससे भी कम कवरेज, यानी कि उससे भी जो हम कहेंगे फीसदी कम, उससे भी कम फीसदी जो स्वच्छता है, वो स्वच्छता के मामले में हमारा देश क्या है? पीछे है। पानी की जो उपलब्धता है वो तो है ही कम, लेकिन उससे भी कम क्या है? स्वच्छता की उपलब्धता। तो भारत में 87% घरों में पीने का पानी है, यानी कि 87%, और करीब 53% घरों में साफ सफाई है। मतलब कि देखो कितना परसेंटेज कम है, लगभग आधा है, लगभग आधे घरों में क्या है? साफ सफाई नहीं है। तो यह ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब हैं जिनकी स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। तो ये गरीबी के कारण है, स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। देखो, एक तो पानी नहीं है उनके पास, दूसरा वो साधन नहीं है, क्योंकि वो उन साधनों को खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसमें एक आता है क्या? हमारा शौचालय भी आता है स्वच्छता में शौचालय भी आता है। तो इसी वजह से क्या है, शौचालय के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई। अभी आपने देखा भी होगा, जो टॉयलेट्स हैं वो फ्री में बनवाए गए, गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा प्रोवाइड कराया। तो वो इसीलिए कराया क्योंकि जिससे कि स्वच्छता रहे और गरीबों की भी पहुँच रहे स्वच्छता तक। तो स्वच्छता उपलब्ध कराने में सुलभ की उपलब्धि। सुलभ क्या है? सुलभ आपने सुना होगा अक्सर, सुलभ शौचालय का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ये एक गैर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इसने 8,500 से अधिक सामुदायिक शौचालय ब्लॉक और 1.5 मिलियन घरेलू शौचालय का निर्माण किया। तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये, जिससे 20 मिलियन लोगों को स्वच्छता की सुविधा मिली। और सुलभ सुविधाओं के अधिकांश उपयोगकर्ता जो हैं गरीब मजदूर वर्ग से हैं। तो मतलब जो गरीब मजदूर वर्ग है, जो कि इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 20,000 के आसपास इसकी कीमत आती है, 10 या 20,000 के आसपास इसकी बनाने की लागत आती है शौचालय की। तो इन्होंने बनवाया है ये, सुलभ ने।
तो इतने लोगों को इन्होंने उपलब्ध करवाया शौचालय, जिससे कि थोड़ा सा क्या हुआ है, फीस इसमें स्वच्छता में कुछ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कैसे काम करता है अगर हम इसकी बात करें, तो सुलभ ने सरकारी धन से शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ अनुबंध किया है। एक तरह से हम कहेंगे क्या किया है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब एक दूसरे से क्या करा है इन्होंने, वो कहते हैं ना एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में कि कुछ काम ये करेंगे, और मतलब जैसे धन वगैरह की जो हेल्प होगी वो इनको नगर निगम से मिल जाएगी, जैसे कि पैसा वगैरह नगर निगम प्रोवाइड कराएगा इनको। तो स्थानीय प्राधिकरण सेवाओं की स्थापना के लिए भूमि और धन प्रदान करते हैं। लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, ये भूमि प्रदान करती हैं और धन प्रदान करती हैं, क्योंकि जो टॉयलेट बनेंगे उसके लिए ज़मीन भी तो चाहिए। जबकि रखरखाव लागत कभी कभी उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से वित्त पोषित होती है। तो जो रखरखाव होता है, जो मेंटेनेंस होता है, अब देखो क्योंकि टॉयलेट्स होंगे तो उनकी साफ सफाई की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ मेंटेनेंस भी करवाना पड़ सकता है, कुछ टूट फूट होती है तो उसकी रिपेयरिंग करानी होती है। तो इसकी जो लागत है ये उससे मिल जाती है जो लोग उसको यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर आपसे कुछ फीस ली जाती है, वो 5 या 10 रुपये लिए जाते हैं। तो वो जो पैसा आता है उस पैसे को यूज़ किया जाता है उसके मेंटेनेंस में। तो इस तरह से ये टॉयलेट्स का क्या होता है, काम चलता है। तो अब देख लेते हैं पूरा कंक्लूजन, देख लेते हैं पूरे चैप्टर का जो हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है। देखो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं इनके बारे में अच्छे से हम जान चुके हैं कि क्या है ये। एक तो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कराती है, दूसरा जनता जो है समान रूप से इनका इस्तेमाल कर सकती है। और एक तरह से हम बात करें, हमारी बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित होते हैं ये। हमारी बुनियादी ज़रूरतों से जो चीज़ें संबंधित हैं वो एक तरह से हमारे राइट टू लाइफ में आती हैं, जीवन जीने के अधिकार में आती हैं। और इसमें मेन अगर बात करें तो देखो पानी का अधिकार आता है इसमें, राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार शामिल है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सरकार की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सभी के लिए पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है। गवर्नमेंट के वैसे तो बहुत रोल है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट का वो ये है कि सभी के लिए इक्वल रूप से और पर्याप्त एडिक्वेट अमाउंट में पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, यानी जितनी जनता को ज़रूरत है उस हिसाब से प्रोवाइड कराए। लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो क्या है, आपूर्ति में कमी है, वितरण में असमानताएं हैं। जैसे कि हमने पानी की फैसिलिटी की बात करी थी, वाटर सप्लाई की जो हमने बात करी थी चेन्नई में, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास आपूर्ति में काफ़ी कमी है, किसी के पास उतना उपलब्धि नहीं हो पा रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि असमानताएं देखने मिलती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। कस्बों और गाँवों में कम प्रदान किया जाता है शहरों के मुकाबले। शहरों में तो लोग पैसा दे करके खरीद लेते हैं, लेकिन कस्बों और गाँवों में ज़्यादातर गरीब जनता रहती है तो वहाँ पर कम मिलता है। अमीर इलाकों की तुलना में गरीब इलाकों में कम सेवा दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया रीज़न क्या है, पैसा। तो देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं का अधिकार है जो उसे समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का ही क्या बनता है, फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराए, अफोर्डेबल प्राइस में, कम प्राइस में या तो फिर फ्री में। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करानी चाहिए, गरीब जनता तक इन सब चीज़ों की पहुँच होनी चाहिए। तो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं। और अगर आप सोशल साइंस की तैयारी करें तो उसमें स्टेट टैट्स या फिर सी टैट के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं ये क्लासेस। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन है वो दे सकते हैं, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप उसमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी ही हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी, बस इसमें एक चैप्टर और बचा है जिसको भी हम कवर कर लेंगे कल या फिर आज में। तो पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे। हिस्ट्री क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे कनेक्टेड and keep watching, study more knowledge. Thanks for watching.